आजकल टेलीविज़न पर सुबह सुबह ग्रह नक्षत्रों की बात अधिक ही होने लगी थी। लगता है 12 राशियां, 9 ग्रहों के जोड़ तोड़ कुल 108 के अंकों में ही 1 अरब से अधिक की जनसंख्या उलझ गई है। सुबह घूमते समय भी लोग आज के चंद्रमा की बात करते मिल जाते हैं। उनका कसूर नहीं है, हम जैसा सोचते हैं बाहर वैसा ही दिखाई पड़ता है। उस दिन माथुर साहब मिल गए थे। बोले, भीतरिया कुंड पर कोई बनारस के झा आए हुए हैं, काल सर्प दोष निवारण करा रहे हैं। तो मैं चौंक गया। उन्होंने जेब से एक पर्चा निकाला, मुझे देना चाहा। नहीं, आप ही रखें, जो होना है वह तो होगा ही, वह होता है। तो फिर इन उपायों के क्या लाभ? ये कोई सरकारी बाबू तो नहीं है जो पैसे लेकर फाइल निकाल देते हैं। उनका चेहरा कुछ उदास हो गया। वे तेजी से आगे बढ़ गए। मैंने देखा वे अन्य किसी व्यक्ति के साथ खड़े होकर शायद मेरी ही चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार वे दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। पर अगले ही दिन काल सर्प दोष लग ही गया था। अचानक पड़ोस के खन्ना जी के घर से रोने की तेज आवाज़ सुनाई दी थी। इन्हें क्या हो गया है? तभी बाहर डोरबेल बज गई। पड़ोसी गुप्ता जी खड़े थे। आपने सुना? क्या हुआ? खन्ना जी का सुबह एक्सीडेंट हो गया। वे फैक्ट्री से आ रहे थे। पीछे से तेजी से आ रहा टैंकर टक्कर मारता हुआ निकल गया। पीछे से आ रहे लोगों ने खन्ना जी को संभाला, पर तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आप चलते हैं उनके घर। उनके परिवार वालों को फ़ोन कर दिया है। वे लोग तो शाम तक आ जाएंगे। दुख कभी कहकर नहीं आता है और सुख कभी कहकर नहीं जाता है। यह प्रकृति का रहस्य है। बाहर बरामदे में खन्ना जी का शव रखा था। पोस्टमार्टम के बाद उनके सहयोगी शव ले आए थे। खन्ना जी अपने प्लांट में लोकप्रिय थे। पत्नी तो उनके शव को देखते ही अचानक कोमा में चली गई। डॉक्टर को सूचना दे दी गई। उनकी छोटी सी 7 साल की बेटी सूनी आंखों से अपने पिता के शव को देख रही थी। सभी पड़ोसी जमा हो गए थे। डॉक्टर ने तुरंत उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करने को कहा। एम्बुलेंस बुलाई गई, पर अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी पत्नी भी पति के साथ चल बसी थी। शाम तक सभी रिश्तेदार आ गए थे। दाह संस्कार हुआ। 3 दिन तक सब जमा रहे। समस्या थी अब डॉल्फिन कहाँ जाए। जो लड़की सामने पार्क में सबसे आगे रहती थी, तितलियों से बातें करती थी, वह अचानक पथरा गई थी। खन्ना के मकान का क्या होगा? बैंक में उनका कितना रुपया है? उनके इंश्योरेंस का क्या होगा? ये सवाल रिश्तेदारों के जहन में उछल रहे थे। डॉल्फिन की नानी ने चाहा डॉल्फिन को अपने साथ ले जाए, पर लड़की है, जिम्मेदारी किसकी होगी? मामा ने हाथ खींच लिए थे। चाचा ताऊ वकीलों से बात करने चले गए थे। डॉल्फिन चुपचाप अपने कमरे में रह गई थी। उसकी आंखों के आंसू मानो धरती सो गई हो। अरे इसे रुलाओ, महिलाओं ने कहा, नहीं तो यह भी मर जाएगी। पड़ोस की बुजुर्ग महिला मालती जी, जो रिटायर्ड अध्यापिका थी, वे ही डॉल्फिन के लिए खाना लेकर आती थी। पर डॉल्फिन कुछ नहीं खाती थी। वे उसे बस अपनी छाती से चिपकाए बैठी रहती। मालती जी का लड़का न्यूयॉर्क में था, बेटी पेरिस में। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनके अपने घर बस गए थे। वे लोग बुलाते तो मालती जी यही कहती, बेटा यहाँ अपना घर है, सब अपने हैं, वहाँ अब कहाँ रहा जाए। बच्चे ही साल में चक्कर लगा जाते हैं। मालती जी रिटायरमेंट के बाद शुरू शुरू में तो बच्चों के पास कुछ दिनों के लिए रहने चली जाती, पर धीरे धीरे उनका जाना कम होता चला गया। यह बुढ़िया क्यों आती है यहाँ? डॉल्फिन की ताई ने अपनी देवरानी से पूछा। क्या पता इसके पास खन्ना जी ने रुपए रखे हों। तब तक खबर आ गई थी कि डॉल्फिन को शहर के चिल्ड्रन होम में रखने का फैसला घर वालों ने कर लिया है। उसका कौन संरक्षक करेगा?
उसका फैसला कोर्ट तय करेगा। तब तक वह वहीं रहे, यही तय हुआ है। मकान और उसके सामान को ताला लगा देंगे। घर वाले अब जाना चाहते हैं। क्या यह बच्ची अनाथालय में रहेगी? तो हम क्या कर सकते हैं जब उसके घर वाले यही चाहते हैं? तो हम लोग क्या हैं? पर क्या डॉल्फिन से भी किसी ने पूछा? सवाल बड़ा था। दोनों ही पक्षकारों में कुछ सुलह भी हो गई थी। पैसा, मकान, झगड़ोगे तो सब चला जाएगा। हाँ, मिलकर कोई कार्रवाई कर लेते हैं, इसी में सबको लाभ है। फिर जहाँ कोर्ट कहेगा वहाँ बच्ची रह लेगी। तभी तो यह मामला कोर्ट में है। इस पर दोनों पार्टियों में सहमति हो गई थी। पर दूसरे ही दिन मानो भूचाल आ गया हो। मालती जी अपने साथ डॉल्फिन को ले जा रही थी। आप इसे अपने साथ नहीं रख सकती, रिश्तेदार कह रहे थे। हाँ, मैंने कोर्ट में दस्तखत कर दिए हैं। इसी को अनाथालय भेजना उचित नहीं है। मैंने अपनी जमानत दी है। मैंने इसे गोद नहीं लिया है। न मुझे आपका यह मकान लेना है, न इंश्योरेंस का धन। मेरा खुद का मकान बहुत बड़ा है। यह वहाँ पढ़ लेगी। मुझे इसे पढ़ाना है। यही मैंने मजिस्ट्रेट से कहा है, अपनी जमानत दी है। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक मेरे पास रहने की इजाज़त मिल गई है। आप लोग मकान में ताला लगा दें। मुझे वहाँ से कुछ नहीं लेना है। खन्ना जी आपके रिश्तेदार थे, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुचि खन्ना मालती जी को आंटी कहा करती थी। उसकी दोपहर उनके घर पर ही बीतती थी और तब डॉल्फिन भी माँ के साथ आकर उनके घर में खेलती रहती थी। वह उन्हें नानी ही कहती थी। उनके यहाँ पर कंप्यूटर था, लैपटॉप भी था और उनका बेटा तरह तरह के कैमरे भी रख गया था। वह आती कहती, मेरा फ़ोटो खींचो। फिर वह उन फ़ोटो को लैपटॉप पर देखा करती थी। उनके चेहरे की तरह तरह की मुद्राएं मालती जी को सहेजना पसंद था। पर अब जो हुआ उस पर किसी का भी विश्वास होना कठिन था। अगले दिन सुबह ही पार्क में बुजुर्गों की मीटिंग थी। कुछ उनके इस कदम की सराहना कर रहे थे, कुछ चिंता, क्या वह उसे गोद लेगी, कितने दिन अपने पास रख पाएगी, अन्यथा किसी रिश्तेदार को सौंप देगी। पर फिर यही तय हुआ, वह जो मदद मांगेगी तो कर देंगे। बस अपना बस्ता और खिलौने लेकर डॉल्फिन मालती के घर आ गई थी। उसका घर यथावत बंद हो गया था। रिसीवरी में यह किसके पास रहेगी? विवाद का विषय अब संपत्ति के फैसले से जुड़ गया था। दिन भर डॉल्फिन उनके पास ही रहती। वे उसे पार्क में ले जाती, पर वह न तो पहले की तरह दौड़ती भागती, न ही किसी से बोलती। बस चुपचाप पार्क की बेंच पर बैठी रहती। स्कूल से भी फ़ोन आया था, इम्तिहान भी आने वाले थे। मालती जी उसे खुद पढ़ाने लग गई थी। उसे बाज़ार ले जाकर उसके लिए नए कपड़े लेकर आई थी। उन्होंने स्कूल की शिक्षिका को घर पर ही पढ़ाने के लिए बुला लिया था। हाँ, वह पढ़ती रही। वह 10वीं पास कर गई थी। तब इस मोहल्ले में मेरा रहना शुरू हुआ था। कानपुर से मैं यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री पढ़ाने आ गया था। अच्छा पैकेज था। पत्नी को भी काम मिल गया था। यही पार्क के सामने हमने अपना घर किराए पर ले लिया था। तभी एक दिन मेरे घर पर मोहल्ले के बुज़ुर्गों ने डोरबेल बजाई। उस दिन कोई अवकाश था। मुझसे मिलने कौन आएगा? चौंक गया मैं। दरवाजे पर देखा, काफ़ी लोग थे। मैं समझा शायद चंदा मांगने आए होंगे। आप? हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। यह जो सामने पार्क है, इसकी कमेटी बना रखी है, इसके सदस्य हैं। हाँ, पार्क बहुत सुंदर है। मैं भी शाम को घूमता हूँ। हाँ, वही आपको देखते हैं। आज सोचा मिल ले। क्यों नहीं, आज्ञा दे, आप लोग बैठे।
आज्ञा। वे लोग हंसे। तभी एक सज्जन जिन्होंने अपने आप को रिटायर्ड प्रिंसिपल बताया था बोले, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। कहें। आप डॉल्फिन को नहीं जानते। तब उन्होंने मुझे उस दुर्घटना के बारे में बताया था, किस प्रकार मालती जी ने इस डॉल्फिन की मदद में अपने आप को पूरी तरह लगा दिया था। उनका बेटा जब अमेरिका से आया था तो वह उन्हें अमेरिका ले जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अमेरिका जाना ठीक न समझा और डॉल्फिन को नहीं छोड़ा। यह डॉल्फिन मोहल्ले के सभी लोगों की बेटी हो गई है। हम सब उसी के लिए आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। क्या? हाँ, 10वीं में डॉल्फिन की मेरिट आई है। वह डॉक्टर बनना चाहती है, पर जहाँ आप पढ़ाते हैं वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, साथ ही यहाँ से बहुत दूर है। बहरहाल हमने एक ऑटो लगा दिया है, उससे वह जाया करेगी। आप वहाँ उसका ध्यान रख लें, संभाल लें। आपकी भी कहते कहते उनका गला भरा गया था। वे अवाक था। क्या कहता? महीने की भी फीस वास्तव में ज़्यादा है, पर अब तो टेस्ट भी हो गए हैं, सीटें भर गई हैं। इन्हें क्या कहूँ? क्या सोच रहे हैं आप? वे बोले। उसने एंट्रेंस टेस्ट तो पास कर लिया होगा। मैंने पूछा। नहीं, वह जा नहीं पाई। तब बीमार हो गई थी और इंस्टीट्यूट में वह जाना नहीं चाहती है। ठीक है, आप कल आ जाए, मैं बात करूँगा। उनके जाते ही पत्नी ने कहा, किस झमेले में पड़ गए हो? मुझे भी यहाँ उसके बारे में बताया था। पता नहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ न भेजकर इन्होंने कौन सा पुण्य किया है। मुझे हंसी आ गई। क्या कहता? स्त्री मन को कौन पढ़ पाया है? जिन रिश्तेदारों को धन से मतलब है, वहाँ किसी के जीवन का क्या अर्थ है? हमारे समाज में स्त्री का स्त्री होना ही अभिशाप है, लड़की वह भी बिना माता पिता की। अचानक मेरा सिर मालती जी के सम्मान में झुक गया था। मैंने पत्नी से कहा, तुम अपने मन से कह रही हो या मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? वह अचानक स्तब्ध रह गई। कैसे? इन लोगों ने इस बच्ची को पाला है, तो फिर तुम मदद कर सको तो कर दो। उसने अचानक मुंह फेर लिया था। वह अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। करुणा का पाठ किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं होगा। यह तो जीवन के थपेड़े कब सौंप जाते हैं कहना कठिन है। कॉलेज में वे सभी लोग एक साथ आए थे। मैंने उन्हें विजिट ट्रस्ट में भेज दिया था और डॉल्फिन की मार्कशीट लेकर माहेश्वरी जी से मिला था। यह क्या है? वे चौंके। एक फॉर्म है। फॉर्म उन्होंने हाथ में ले लिया है। क्या नाम है? डॉल्फिन। और हंस पड़े। मार्क्स तो बहुत हैं, यह तो मेरिट में है। इसने एंट्रेंस क्यों नहीं दिया? नहीं दे पाई। मैंने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और पानी के घूंट के साथ अपने आप को संयत किया। डॉल्फिन की पूरी कहानी मैंने उसको सुना दी। माहेश्वरी जी भी स्तब्ध रह गई थी। यह लड़की नीचे बैठी है, इसके साथ कौन आया है? वे बोले, मोहल्ले के बुजुर्ग। वे सब इसके साथ संरक्षक हैं। फॉर्म दे दो बस। पर क्या? वे सब इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, मैंने अटकते हुए कहा था। अचानक महेश्वरी जी सीट से उठकर खड़े हुए और खिड़की के पास खड़े हो गए। वे अवाक था। देखा, उनके गाल के पास से पानी की लकीर सी खिंच गई है। इसे एक बेंच में भेज दो। वे धीरे से बोले, इसका फॉर्म कहाँ है? फॉर्म पर उसका नाम लिखा था और मार्कशीट साथ में लगी हुई थी। जहाँ माता पिता संरक्षक के हस्ताक्षर होने थे, वह कॉलम खाली पड़ा था। उन्होंने पेन उठाया और फॉर्म पूरा भर दिया। डॉल्फिन उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी थी।
मेरे सामने ही वह पीएमटी में अच्छी रैंक से पास हो गई थी। बोर्ड में उसकी मेरिट थी। जब उसका परिणाम आया था, मोहल्ले ने पार्टी दी थी। मैं भी तब वहीं था, पर उसके बाद वहाँ से मुझे नागपुर आना पड़ गया। वहाँ के विश्वविद्यालय में मेरा चयन हो गया था। समय किसी के चाहने से ठहरता नहीं है, उसकी अपनी गति है। मैं भी इस शहर को, यहाँ के लोगों को भूल ही गया था। शास्त्र भी कहता है, ज़्यादा बोझा स्मृति पर डाला नहीं जाता। भूल जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ के विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए मौखिक परीक्षा थी। मैं परीक्षक था, मुझे आना पड़ा। सोचा तो यही था, एक बार पुराने मोहल्ले में हो आऊं। छोड़े 10 साल हो गए हैं, क्या पता अब वहाँ कौन हो, मालती जी भी है या नहीं। और डॉल्फिन, अचानक उसकी याद आ गई। पर संबंध भी समय के साथ टूट जाते हैं। मोबाइल में मेमोरी भी वही नंबर रखती है जो हम फीड करते हैं। यह तो नौकरी के साथ घटी घटना थी। बस विश्वविद्यालय की कार ने दरवाजे पर उतारा। मैं अपना ब्रीफ केस लेकर स्टेशन की तरफ तेज़ी से बढ़ ही रहा था कि तभी एक कार तेज़ी से मेरे पास आकर रुकी। मैं चौंक गया। आप? सुंदर सी युवती जिसके साथ एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा था, अचानक कार से उतर गई। अंकल, मैं डॉल्फिन। आपको कई पत्र लिखे पर आपका जवाब नहीं आया। आपकी यूनिवर्सिटी का पता लगाया था, वहाँ भी कोरियर भेजा था, पर आप तो हमें भूल ही गए। तुम? हाँ, मैं आपका यूनिवर्सिटी से पीछा कर रही हूँ। मुझे तो आज ही पता लगा था कि आप मौखिक साक्षात्कार लेने आए हैं। वहाँ गई थी, वहाँ पता लगा कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, पर आपकी ट्रेन तो लेट है। मैं कृतज्ञ मूड में उसे देखे जा रहा था। अंकल, नानी आपको बहुत याद करती है। उन्होंने आपका फ़ोटो भी अस्पताल के हॉल में लगा रखा है। क्या? हाँ, मैंने पढ़ाई पूरी करके एमडी भी कर लिया है। नानी ने मेरी शादी भी कर दी। रोहित भी डॉक्टर है। नानी ने हमारा क्लिनिक खुलवा दिया है। हम नानी के पास, नानी हमारे पास रहती है। बहुत अच्छा। तुमने जो मालती जी को साथ ही रखा, वरना इस बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाला था ही कौन। घर चलिए आप, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हमारा पूरा मोहल्ला भी आपको याद करता है। पर आप तो बड़े शहर के हो। वह हंस रही थी। मैं अचानक मानव समुद्र के उद्वेलित जल में उठती फूटती डॉल्फिन का नृत्य देखकर चकित था। बहुत पहले गोवा गया था। अचानक समुद्र में तेज पानी का उछाल देखकर चौंक गया था। पास खड़ा कोई कह रहा था, बाहर से डॉल्फिन लाकर यहाँ छोड़ी गई है। मैं उसे नहीं देख पाया था। क्या पता कोई और हो, पर यहाँ डॉल्फिन अपने होने का सचमुच एहसास करा रही थी।